नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आखिर लोग जो चाह रहे थे उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्शन ले लिया, लेकिन इस एक्शन को लेकर जरूर हम देख रहे हैं कि पूरे देश में एक खुशी है और लोगों को लगता है कि चलिए भारत सरकार ने इस बार पुलवामा के हमले से भी आगे बढ़कर कार्रवाई की। ये कार्रवाई इसलिए क्योंकि इस बार भारत पाकिस्तान के पंजाब के अंदर एंटर हुआ। पाकिस्तानी पंजाब पूरे पाकिस्तान की धुरी है। अगर पाकिस्तान को आप समझना चाहते हैं तो सिर्फ पंजाब समझ लीजिए, क्योंकि वहां की फौज 80% पंजाब से बनती है। वहां के आतंकियों की जमात में 90% पंजाब से आते हैं और पूरे देश के रिसोर्सेज का 90% पंजाब ही इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। उसके टॉप जनरल, उसके टॉप पॉलिटिशियंस, उसके टॉप स्ट्रेटजिशियंस, उसके तमाम जो विश्वविद्यालयों में और तमाम जगह में जुड़े हुए लोग हैं, वो सब पंजाब सूबे से ताल्लुक रखते हैं। और अगर भारत सरकार की जो ये कार्रवाई है सीधे तौर पर अगर पंजाब तक पहुंचती है तो ये पाकिस्तान के उस मिथ को तोड़ता है कि भारत कभी पंजाब में अटैक नहीं कर सकता बिना वॉर की घोषणा के। ये जो है बड़ी बहुत ही सोची समझी टारगेटेड वो थी। हम अपने पहले वीडियो में बता चुके कि ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए नाम रखा गया। बाकायदा आपने देखा होगा कि किस तरह से पहले आर्मी ने ये बताया और वो मैसेज सिंदूर की डिबिया के साथ दिखाया, क्योंकि ये देश की सांस्कृतिक चेतना पर किया गया हमला था। वो लोग सोच रहे थे कि भारत में मुसलमान डिवाइड, हिंदू डिवाइड करके उससे आगे बढ़ेंगे। हो सकता है हर एक आदमी का अलग विचार हो, लेकिन इस वक्त जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की, हर आदमी एक खुशी के माहौल में है। लेकिन क्या ये कार्रवाई आपको अंतिम लग रही है? नहीं। अब ये कार्रवाई की शुरुआत है, ये पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत हो सकती है। आपने सुना होगा सांप के मुंह में छछूंदर, उस तरह की हालत में अब पाकिस्तान आ चुका है। पाकिस्तानी सेना उसको सुबह से जब से ये हमला हुआ है, खुद उन्हीं ने अलग अलग फुटेज आने शुरू हुए और इस बार भारत में कोई सबूत नहीं मांगेगा, इसलिए पाकिस्तान के लोगों ने खुद ही वो सबूत भारत भेजने शुरू कर दिए। आपको हर तरफ दिखेगा, चाहे वो बहावलपुर का हो या मुरीदके का हो, हर तरफ या सियालकोट का हो, वो तमाम जगह से आपको सबूत आ रहे हैं। साथ ही साथ जब भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक अलग अंदाज में की। इस बार इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि पाकिस्तान को जवाब पर जवाब दिया जा सके। विक्रम मिस्त्री तो थे ही, साथ में उनके व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, यानी दो, एक थल सेना से महिला और दूसरी तरफ वायुसेना से। आप ये सोचिए कि ये मैसेज वो है जो उस आतंकी ने सोचा था कि शायद उसने बहुत बड़ा एक डायलॉग बोल दिया है कि जाके प्रधानमंत्री मोदी को बताना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और इस देश ने उनको ये बताया कि हमारे लिए सिंदूर की कीमत क्या है और इस सिंदूर के बदले में हम पाकिस्तान के उन आतंक के आकाओं को मिटा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत सहज है जो दिख रहा है, लेकिन कहानी वो है जो दिख नहीं रही है। कहानी ये है कि जिस तरह से बहावलपुर में बराबर में एयरफोर्स का वहाँ बेस है, अलग अलग जगह पाकिस्तानी, इन सारे जिलों में, इन सारे जहाँ जहाँ अटैक हुए हैं पाकिस्तान के, वहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे डिफेंस उसके हों, चाहे स्थल सेना के हों पाकिस्तान की। तो वो जो मैसेज है वो ये भी साफ है। हालांकि भारत ने साफ कहा कि हम इसको मिलिट्री एस्केलेशन नहीं कर रहे, हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर कोई अटैक नहीं किया, हमने आतंकियों के खिलाफ अपने अधिकार के तहत कार्रवाई की है। ये बहुत सहज है, जो पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज था कि हमने कोई वॉर की शुरुआत नहीं की है। वॉर की शुरुआत अगर किसी को करनी होगी तो वो पहले से रोग स्टोर पंजाब ही करेगा, पाकिस्तान का पंजाब ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ही पंजाब है। अगर हम करें, पाकिस्तानी पंजाब ने बाकी सूबों पर कॉलोनी बना रखी हैं और उन सब कॉलोनियों की मुक्ति का समय आ गया। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम आगे की बात कर रहे हैं कि भारत सरकार जो है, जो तैयारी कर रही है, आप मॉक
ड्रिल भी हो रही है, एयरफोर्स अपनी जो एक्सरसाइज है वो भी कर रही है, और भारत प्रधानमंत्री को भारत के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री उस मीटिंग में शामिल हैं। चूंकि रक्षा मंत्री वो तमाम ब्रीफिंग दे रहे हैं, एनएसए से भी बात हुई होगी। तमाम चीज़ों को अगर हम गौर करते हैं, इस हमले के बाद आप हर समय अपडेट सुन रहे हैं, हर जगह से वो आपको अपडेट आ रही हैं, वो हम देख रहे हैं। अगर हम इसको देखें कि टीवी चैनलों की या मीडिया की उससे आगे जाके देखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि भारत ने इस बार भी एक और थ्रेशहोल्ड पार किया है। जो आपने दोनों में अलग अलग देखा, उरी के हमले के बाद हमने दूसरी जमीन पर जाकर हमला करने की, यानी वहाँ एक स्ट्राइक करने की कैपेसिटी हमारी जो सेना ने है, आर्मी ने, वो शो की थी। अगर हमने पुलवामा के बाद हम पीओके के उस कैंप तक, बालाकोट तक पहुँचे और वहाँ हमने एयरफोर्स की स्ट्राइक की, जो हमने इस बात की तरफ इशारा किया कि हमारे प्लेन उनके उस एयर स्पेस में जा सकते हैं जो अपने आप को परमाणु बम की वजह से इंसुलेटेड स्टेट समझ रहे हैं, यानी ऐसी इम्यूनिटी उनको परमाणु बम ने दे दी कि वो कुछ भी करेंगे तो नहीं जाएंगे। तो वो दूसरी आपके देश ने थ्रेशहोल्ड को पार किया था। इस बार आपने पाकिस्तान के उसको तोड़ दिया भ्रम को कि हिंदुस्तान कभी पाकिस्तानी पंजाब में बिना वॉर के घुसेगा नहीं। ये साफ तौर पर था। जिस तरह की प्रिसाइज अटैक की गई है, वो ये उनकी सेना को भी मैसेज है कि हम ये काम आपके इन ठिकानों पर भी कर सकते हैं। भारत ने जिस तरह से आपने देखा, जो मिसाइल है वो किस तरह उसके मुख्यालय में बावलपुर के उसके पूरे ऊपर से तोड़ती है, पूरे के पूरे उसके स्ट्रक्चर को, उसके बाद फिर उसकी बीच की लेयर को तोड़ती है जो कंक्रीट की बनी है, और फिर उसके बाद नीचे तक जाती है। यानी जो मिसाइल है अमर, जिसने जो है 30 मीटर तक मार करने की जिसकी क्षमता है, उसने उसको एग्जीक्यूट करके दिखाया। भारतीय प्लेन अपनी सीमा में रहे, भारतीय नेवी ने भी इसमें जो इस तरह के इस्तेमाल जो हुआ वो अपनी सीमाओं में हुआ। हमने कोई सीमा भी वायलेट नहीं की, यानी हमने पूरी तरह से एक नियंत्रित हमला करके जो सेलेक्टेड टारगेट है उस पे अपनी कैपेसिटी दिखाई है। लेकिन ये कैपेसिटी दुनिया की नज़र में कुछ और भी बता रही है। दुनिया की नज़र में हालांकि अमेरिका का वही रुख जो मैं आपको हमेशा से बताता हूँ उस तरह रहा, लेकिन ये पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि भारत अब एक ऐसी शक्ति में तब्दील हो गया जो, जिस तरह आपने अभी तक सिर्फ अमेरिका के गाइडेड बम देखे या इजराइल का देखा कि उसने उसी जगह में उसी पूरे क्लस्टर्स में सिर्फ एक मकान को या एक ऑफिस को या एक इंस्टॉलेशन को टारगेट किया और उसी को जमीनोंदाज किया, बाकी सब बचे रहे। तो वो ताकत भारत ने इस पूरे हमले से दिखाई है। लेकिन इससे बड़ा है कि अब होगा क्या। आप ये सोच सकते हैं कि चलिए ये हमला हो गया, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि देख रहे होंगे पाकिस्तान ने एलओसी पर बहुत हैवी फायरिंग शुरू कर दी है। सब तरफ जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के अंवर अब्दुल्ला, उन्होंने भी अपना एक बयान दिया। जिस तरह से उनके पास खबरें जा रही है उसी तरह से भारत सरकार को भी वो सारी खबरें आ रही हैं कि किस तरह से एलओसी पर पाकिस्तान ने हैवी हथियारों के साथ फायरिंग शुरू की है, जिससे कुछ घायल भी होने की खबरें हैं। हो सकता है कि हताहत होने की खबर भी एक दो आपके पास आने लगे, लेकिन जो एक तैयारी है भारत की वो इसके लिए नहीं है। भारत की तैयारी अब उसके लिए है जिसको पाकिस्तान को उस ट्रैप में भारत सरकार लाना भी चाहती थी, और मुझे लगता है पाकिस्तानी सेना अब उस ट्रैप में आ गई है। क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान के होने का, पाकिस्तान के वजूद का, पाकिस्तान के अस्तित्व का अगर कोई अर्थ है तो वो पाकिस्तानी सेना से ही पूरा होता है। क्योंकि जिस तरह के कंसेप्ट में ये देश बनाया गया था उसमें सिर्फ मेल सोवनिज्म का ही दौर था। आज भारत सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन 2 महिला अधिकारियों को शामिल करके उसको भी तोड़ने का काम किया। तो जो पाकिस्तानी सेना है वो इस बात को तय करती रही। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया और उनकी सब किताबों में है, उसमें कोई वो नहीं है जो कि वो किस तरह से अपने आप को इस्लाम के मुहाफिज, दुनिया के सबसे बहादुर और जंग न छोड़ने वाले कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही बम फटे तो अलग अलग वीडियो आने शुरू हुए, तो जो कल तक उतर कर नारा तकबीर, अल्लाह अकबर और भारत को मिटा देंगे जैसे नारे लगाने वाले लोग थे, अचानक उन्होंने देखा अटैक हो रहा है तो बाइक छोड़कर वापस भागने लगे नारे लगाते हुए। मस्जिदों से जिस तरह की आवाज़ें आई, मस्जिदों से जिस तरह के वहाँ अनाउंस किए गए कि घरों में रहें और कलमा पढ़ें,
वो जो आतंकी, उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस तरह से वो भारत के उन लोगों से कलमा पढ़ाने की बात कर रहे थे, खुद उनके लोगों को भारत सरकार का सिर्फ एक फैसला वहाँ के लोगों को मस्जिदों से ये अनाउंस करने पर मजबूर कर देगा कि घरों में रहें और कलमा पढ़ें। तो वो जो एक बड़ा मैसेज था उनके, इसको तोड़ा। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है कि वहाँ कुछ याद नहीं रहता, एक सेलेक्टेड किताब के अलावा या उस किताब की जो अलग अलग व्याख्या हैं उनके अलावा बाकी सब कुछ वो भूले हुए देश हैं। चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह की जो सोशल साइंस है या पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की जो सिस्टम है, उन सब को भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में उसका कोई अर्थ नहीं रहता। पाकिस्तानी पंजाब में अब चूंकि पिछले कुछ समय से, जब से ये अटैक हुआ पहलगाम, उसके बाद उनकी फौज ने एक पूरे देश में नैरेटिव इकट्ठा कर दिया था, और वो नैरेटिव था कि किसी भी तरह वो हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि हमारे पास परमाणु बम है, हम पाकिस्तान हिंदुस्तान को तबाह कर देगा। उसके उस मंत्री का बयान था, आपको मालूम होगा, कि हमको जन्नत भेजें, सेना हटा लें। अब सेना के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ की सेना के लिए शुरू हो गई। ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा जब इमरान खान था तो उस वक्त जो है अगले दिन स्क्वाड्रन आए थे, यानी पाकिस्तान ने कोशिश की थी, रिटेलिएट किया था। इसलिए नहीं कि उसको रिटेलिएशन का कोई बहुत उसको यकीन था कि वो जीतेगा या वो वॉर कर सकता, नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तानी सेना ये बताना चाहती थी कि वो पाकिस्तान की मुहाफिज है, डरती नहीं है, लिहाजा वो आई थी। अब आज की स्थिति में क्या होगा, पिछले 15 दिन से पाकिस्तान में जिस तरह का जिंगोइज्म था, जिस तरह की लड़ाई की तैयारी थी, और हम, आपने देखा होगा हर न्यूज चैनल ने वहां बाकायदा पाकिस्तानी सेना की वीडियोस चलाई, उसमें पाकिस्तानी सेना के वो बहुत खूबसूरती से तैयार किए गए फोटोग्राफ्स और वो गीत जिसमें वो आग भर रहे थे, वो दुनिया की सबसे अजीमोतरीन फोर्स साबित हो रहे थे, वो अब जमीन में मिल गई। पाकिस्तान के पास इस समय इंटरनल जो स्ट्रक्चर, जो स्ट्रगल चल रहा है, उसमें सेना की छवि सबसे जमीन पर है। असीम मुनीर ने जिस दांव को खेला था, उसको लग रहा था कि वो भारत के खिलाफ जो पाकिस्तानियों के अंदर भरा गया, या पाकिस्तान के अंदर भरने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो इनहेरिट है, क्योंकि वो देश ही नफरत पे बना था। उस पूरे देश में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो हिंदुओं को या उन तमाम लोगों को ये भी मानता हो कि वो जो हैं एक इंसान हो सकते हैं। यानी मतलब वो पूरी की पूरी तरह से नफरत से भरी हुई उस जमात का एक हिस्सा था। अब क्या होता है कि पाकिस्तान में इस समय हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग खुद वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। अब वो वीडियो क्या करेंगे, वो वीडियो आम जनता के सामने उस झूठ को खोल देंगे जो 77, 78, 80 सालों से, लगभग 78 सालों से जो एक झूठ परोसा गया पाकिस्तान की जनता को, और उस पर यकीन भी करती है क्योंकि उसके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज इस सोशल मीडिया के आने से पहले नहीं थे, लिहाजा रेशनलिटी जीरो थी, और अपनी वर्टिलिटी वो दिखाने के लिए कि हम लोग तो बहुत ताकतवर हैं और हमको एक अजीमोतरीन कौम बनाया गया है, हम दुनिया में सबसे अलग हैं, हमारा ईमान हमको दुनिया में अलग और गाजी बनने की वो देता है। तो वो सब तो अब चकनाचूर हो गया। इमरान खान बहुत सालों बाद, चूंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पहली बार, आपने देखा होगा मीडिया में कोई कह रहा है ये पहली बार है जब पाकिस्तानी सेना का ये बहुत सारा जो उसका पाकिस्तानी सेना का जो मनोबल है या उसकी इज्जत है, ऐसा पहली बार चैलेंज किया, ऐसा नहीं है। जब पाकिस्तान युद्ध हारता है तो उसके बाद उसकी सेना इसी फेज में वापस जाती है। उसकी सेना के साथ बहुत ही लोग जो हैं उसको ये मानते हैं कि ये इनकी वजह से हम पूरे देश में डूब रहे थे, इनकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हर बार आता है, तो एक फेज उनकी जिंदगी में चलता रहता है पाकिस्तान के। लेकिन इस वक्त तो ये सबसे ज्यादा बड़ा इसलिए हुआ है, जिसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई चल रही है। बलूचिस्तान जो है पूरी तरह से वॉर के उस मोड़ पर है जहां वहां अगर भारत जो 2-4 धक्के और लगा दे तो वो अपने आप को अलग स्थापित कर लेगा। लेकिन भारत के जो विशेषज्ञ हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो ये जानते हैं कि एक और
देश को खड़ा करना एक ऐसे देश में जो पहले से ही फैनेटिक हो और जिसकी फैंटेसी हूरों से मिलना हो, दुनिया से गैर इस्लामिक लोगों को खत्म करना हो, तो वहां क्या हो सकता है। बांग्लादेश उसका ताजा उदाहरण है, जहां लाखों औरतों के साथ रेप किए गए थे। आप ये सोचिए कि उन्होंने कहा था कि हम इनकी नस्लें बदल देंगे। टिक्का खान ने कहा था कि हर बंगाली औरत के साथ पाकिस्तानी फौज जो है वो संसर्ग करेगी और उनकी आने वाली पीढ़ियों को बदल देगी। जो इस तरह की जहनियत के लोग हों, उन सब को उस बांग्लादेश को आप कलमे के नाम पर वापस जाते हुए देखते हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आप इस तरह की चीज़ें वहाँ कर रहे होंगे, इसलिए सोच रहे हैं कि क्या होगा। और दूसरा क्या है कि आप इस समय सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक आपके पास एक अच्छा मौका है कि वो उनको डिसइंटीग्रेट करने में पाकिस्तान की मदद करें। पाकिस्तानी पंजाब अपने आप अब युद्ध के लिए, चूंकि पहले से ही है पाकिस्तान में, कोई ये हिस्ट्री उनकी ये बताती है कि वो जो है किराए के जो योद्धा थे, जो लड़ाई करने वाले थे किराए के, वो खैबर पख्तूनख्वा से लेके वहां तक थे। उन्होंने जब इस्लाम का इन्वेजन हुआ तो उस वक्त भी किराए के भाड़े के सिपाहियों की तरह बात की। और चूंकि जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आज की वार में वो देख रहे थे कि उन पर हमले हुए, तो एक मजाक भी चला कि पाकिस्तानी फौज में और आतंकियों में अंतर क्या है, कि पाकिस्तानी फौज जो है बस सलवार कमीज नहीं पहनती है, बाकी तो वो सलवार पहनते हैं। और ये सलवार लोग, दूसरा भी मजाक चलता है कि इनको इस्लामिक उन्होंने जो वहाँ डर गए थे उन लोगों को ये पहना दी थी। तो आज जो आर्मी की कर्नल सोफिया थी और व्योमिका थी, उन्होंने ऑपरेशंस के बारे में जो जानकारी दी, उन्होंने उससे पहले एयर स्ट्राइक का वीडियो प्ले किया, ताकि बहुत सारे लोग, और खासतौर से कल आपने देखा होगा, मैं वो वीडियो डाल नहीं पाया, मैं डाल रहा था कि किस तरह से सत्यपाल मलिक ने ये कहा देश के प्रधानमंत्री को कि उसमें गुर्दा नहीं है कि वो लड़ाई शुरू कर सके। ये बड़े डरपोक लोग हैं, ये कल की बात है, कल ही। और इस बात पर करण थापर बार बार पूछ रहा था खुशी के मारे कि ये बहुत डरपोक लोग हैं और उनमें गुर्दा नहीं है, वो बेशर्म लोग हैं, ये सब। लेकिन महज मुश्किल से इस इंटरव्यू के एयर होने के 12 घंटे भी नहीं बीते होंगे, 12 घंटे नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि इंटरव्यू हुआ होगा उसके 6 घंटे 8 घंटे बाद ये पता चल गया कि किसके गुर्दे में स्टील है और किसका गुर्दा सिर्फ डायलिसिस के लिए बना हुआ है। तो सत्यपाल मलिक को ये मालूम होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बहुत सारी चीजें होती, तो इसीलिए 2 मिनट का पहले वो बताया गया, 25 मिनट का ऑपरेशन हुआ जिसमें 9 टारगेट पहचाने गए। मुझे लगता है कि ये डिटेल आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं बता सकता हूं कि जैसे पीओके में था, पीओके चूंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भारत के लोगों की डिमांड है कि उसको वापस लिया जाना चाहिए। तो वहां जो, और पाकिस्तान क्यों कर रहा था, पाकिस्तान वहां सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर था जो, उसको भारत ने सबसे पहले निशाना बनाया, क्योंकि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जो इसमें हमले हुए थे उनके आतंकवादियों को यहीं से ट्रेनिंग मिली। फिर मुजफ्फराबाद के बाद कोटली का है वो गुरपुर कैंप, ये भी लश्कर का था। इसमें जो 2023 में पुंछ में श्रद्धालुओं पर हमला किया गया था, वो आतंकी भी यहीं ट्रेंड हुए थे। भिम्बर जो है, आपने देखा होगा, भिम्बर गली का बार बार नाम आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो थी। यहाँ का बरनाला कैंप है, यहाँ पाकिस्तान के लोगों को दोहराए खास की ट्रेनिंग दी जाती है। आप समझते हैं आतंकियों को 2 ट्रेनिंग, वैसे 3 दी जाती है, लेकिन दोहराए आम, दोहराए खास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोहराए आम यानी वो जो वैसी ट्रेनिंग है, उसके बाद 40 दिन की ट्रेनिंग दोहराए खास में जो दी जाती है, वो भिम्बर में दी जाती थी। वो कोटली का अब्बास कैंप, ये एलओसी से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, यहाँ भी फिदाइन जो है उनको कैंप किया जाता था ताकि वो अंदर घुस सकें। अब जो पाकिस्तान के सियालकोट का है सरजल कैंप, मार्च 2025 में जो पुलिस जवानों की हत्या जो हुई थी वहां, उन आतंकियों को यहां ट्रेंड किया गया था। सियालकोट का ही हिजबुल महमूना कैंप है, पठानकोट हमला यहीं से प्लान किया गया था। मुरीद के बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, मुरीद के हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने का सबसे बड़ा अड्डा था, जो वो आपने देखा होगा अपनी बोहें ऊपर कर करके जिस तरह से वो बताता है हाफिज सईद, तो वो मुरीद के, उसको वो लगता था कि मुरीद के, उसके लिए पाकिस्तानी फौज ने अपनी ट्रेनिंग, अपनी पूरी सिक्योरिटी लगा दी थी। जब भारत ने इस पहलगाम हमले के बाद अपने एक्शन की जो है ओपन किया कि हम एक्शन ज़रूर करेंगे, तो उन्होंने उसको एक के कवर देकर वहाँ, और उसका बेटा ताला सईद वहीं रहता है, पूरा परिवार वहाँ रहता है, तो उस पर अटैक जो है
ये भारत की इस बार के थ्रेशोल्ड की तरफ है। दूसरा आपको मस्जिद यहाँ जो है डेविड कोलमैन, हेडली और अजमल कसाब, उनको ट्रेनिंग हुई थी। ये बहुत बड़े बड़े आतंकियों की उसमें ट्रेनिंग हुई है। और मस्जिद सुभान अल्लाह भावलपुर का जैश का हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो है पाकिस्तानी आर्मी के लोगों का जो सबसे बड़ा आतंकियों के साथ मीटिंग पॉइंट है वो बावलपुर है। और आपने देखा होगा, याद होगा कि पाकिस्तान से फ़ोन पर जब बोलता था अजहर, मौलाना मसूद अजहर, तब वो इसी जगह से बोलता था। यहाँ मौलाना जो उसका भाई रऊफ़ है, जो एक्चुअली में इस समय उसके ऑपरेशनल कमांडिंग करता है, वो यहाँ परिवार सहित रहता था। तो भारत ने जो किया, बावलपुर, मुरीद के तेहरा कला, सियालकोट, ये जो पंजाब के हिस्से हैं, उसके बाद बरनाला, कोटली और जो मुजफ्फराबाद, इन सब जगह पर अटैक करके भारत ने ये बताया, एक जो जानकारी है वो है। और इनके संगठन जैसे मरकज सुभानुल्लाह तो जैश का है, ये मरकज बोलते हैं केंद्र को, तो ये उनके केंद्र भी थे। मरकज तैयबा मुरीद का है, सरजल कला जैसे मोहम्मद है, महमूना जो है हिजबुल मुजाहिदीन है, फिर मरकज अहले हदीस बरनाला में जो है लश्कर तैयबा का। मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि लश्कर में और उसमें जैश में यही अंतर है। लश्कर अहले हदीस को विचारधारा यानी वहाबी को मानता है और वो देवबंदी विचारधारा को मानते हैं। मरकज अब्बास यानी अब्बास केंद्र जो है कोटली में जैश मोहम्मद का है। मस्कर राहिल शाहिद ये हिजबुल मुजाहिदीन का है। सवाई नाला कैंप जो मुजफ्फराबाद में ये लश्कर तैयबा का है। सैयदना बिलाल कैंप जो मुजफ्फराबाद का वो जैश मोहम्मद का है। यानी अलग अलग, लेकिन इस पर पाकिस्तान सरकार का जो अगर हम देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अलग रुख आ रहा है। जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी पर एक पूरा दबाव आ गया है। पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को इस दबाव से कैसे निकालेगी, क्योंकि उसको मालूम है अगर वो कुछ करती है तो भारत की ज़मीन पे आके मरती है। भारत की सेना इस वक्त इस मूड में है, इस तैयारी में है, और उसने पिछले कुछ समय में ये अटैक तो वो कभी भी कर सकती थी, तो उसने अटैक की तैयारी नहीं की थी, उसने डिफेंस की तैयारी की। भारत सरकार की जो तैयारियां हैं वो पाकिस्तान के हमले के बाद की तैयारी है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आपने ट्रेलर देखा है, और पाकिस्तान की सेना की मजबूरी है कि अब उसको कोई भी उसके प्रदेश में, उसके देश में उसकी वर्दी नोच लेगा, वहां के आदमी उसके बिल्ले छीन लेंगे। आपने देखा होगा जब लड़ाई चल रही थी, जब शुरुआत हुई थी, तो उस दौरान जब भारत की तरफ से कहा गया था तो पाकिस्तान के बहुत सारे मीम्स आए थे जिसमें वो बोल रहे थे कि यार इनके जो मेडल लगे हुए हैं ये इन्होंने किस कबाड़ी से खरीदे हैं, क्योंकि युद्ध तो ये कोई जीते नहीं। जब आप इस तरह सोच रहे होंगे तो ये तो उस समय की बात है जब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था सिर्फ मुनीर टैंक पे बैठ के। लेकिन अगर पाकिस्तानी फौज अभी कुछ नहीं करती है तो आप ये समझ लें जैसे ही बिल्ले लगा के कोई जाएगा पाकिस्तानी जनता उसके बिल्ले नोच लेगी। तो वो अपने मेडल को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अब वो ये सोच रहे होंगे कांपती हुई टांगों से कि हम ऐसा क्या करें कि बच भी जाएं और काम भी निकल जाए। अब वो होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बॉर्डर्स पे आप देख रहे हो भारत सरकार अब इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को नहीं मानती। कोई और पार्टी होती, कोई और नेता होता तो शायद कहते कि हाँ भाई दोस्ताना रवैया है, शायद कुछ करके दिखाने दो और हम जाने देंगे। इस बार नहीं होगा। पाकिस्तानी सेना के वो जो JF-10, JF-20 जो उनको मिले हैं चाइना से, उन खिलौनों को घुसते ही उड़ा दिया जाएगा और तब वो बुरी तरह होगा और इसको एक वॉर का अलार्म भी माना जाएगा। और वॉर की शुरुआत करने की हैसियत अभी पाकिस्तान की है नहीं, तो अब क्या करेगी आर्मी? कोई झूठा ऑपरेशन लॉन्च करे, कोई झूठ को शुरू करे। उसके पास नजम सेठी और जो कमर चीमा और जो आपका हामिद मीर जैसे झूठों की बारात है, वो आराम से ये बता सकते हैं कि कौवे मरे कि क्या मरे। आपको याद होगा, मुझे हमेशा याद रहेगा वो, और आप लोगों को भी अपने जहन में रखना चाहिए। वो हामिद मीर जिसको हमारे यहाँ अभी भी कॉलम छपता है, आप ये सोचिए उसका कॉलम हिंदुस्तान के अखबार में छपता है, और वो जो है वो ये शांति की बात करता है। उस कॉलम में जो पैसा मिलता है उससे वो वहाँ पाकिस्तान में हिंदुस्तान के लिए अशांति की बात करता है, लेकिन कॉलम में वो शांति की बात करता है। तो ये जो है ये कंट्राडिक्शन सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकते हैं। वहाँ अब पाकिस्तानी सेना की दिक्कत ये है कि अगर वो अपनी इस पूरी पोजीशन में कोई एक्शन नहीं करती है तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमेंटिंग फोर्स टूट रही है।
यानी पाकिस्तान का चारों हिस्सों में, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सिर्फ अपनी फोर्स के माध्यम से ही एग्जिस्ट कर रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की उपस्थिति सिर्फ उसकी फौज के सहारे है, इसके अलावा नहीं है। सिंध में अगर वो लोग अभी तक दबे हुए हैं, आपने देखा मुहाजिरों का एक बहुत लंबा अल्ताफ यहाँ के समय चला, बहुत ज़बरदस्त वो चला, लेकिन अब वो खैर शांत है क्योंकि उनको इतना क्रश कर दिया गया था, लेकिन वो भी सेना की वजह से हुआ था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पंजाब को छोड़ के, और पंजाब में जिस तरह से पाकिस्तान के इमरान खान का दौर था, अभी भी वो जेल में है, तो वो भी बाहर निकलेगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी सेना के अस्तित्व पे अगर इस बार संकट आता है तो ये इसके देश पर संकट है। और मुझे लगता है कि वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व जो पाकिस्तानी फौज के घुटनों में बैठता है, वो ये सोच रहा होगा कि आखिर किसको क्या किया जाए, इसमें कैसे निकला जाए। और ये चूंकि एक जुनून है उसके पाकिस्तानी सेना के पास अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, हो सकता है कि वो हिंदुस्तान पर कोई हमला करने की कोशिश करे, और जिसका जवाब में हिंदुस्तान उसको अच्छे से एक ऐसा सबक सिखा सकता है और जो पाकिस्तान लिखा गया था उसको मिटा सकता है। अलग अलग स्टेट बन सकती है, वो क्या होंगी वो तो अलग शेप हो सकती है, क्योंकि अभी इतना तो नहीं कोई एंटिसिपेट कर सकता। लेकिन ये तय है कि भारत सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई आइडिया आपको नहीं दिख रहा कि वो डिसमिट कर देंगे पाकिस्तान को। लेकिन अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो वो उसमें भारत सरकार को बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ वो करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसीलिए जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत इस समय पाकिस्तानी सेना की है कि वो क्या करे। अभी जो उन पर अलग अलग बयान आए हैं पाकिस्तानी मीडिया सरकार के, पाकिस्तानी के रक्षा मंत्री ख्वाजा आरिफ ने कहा था कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए जो नागरिक इलाकों पर गिरे। दूसरा, पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट गिराए, जिसमें 3 राफेल, 2 MiG-29 और 1 सुखोई है। पता नहीं इनको पाकिस्तानी मीडिया को याद आया कि नहीं, हम पे जगुआर भी है, हम पे S-30 भी, हम पे बहुत सारे विमान हैं, उनको शायद समझ में नहीं आया, वो लिख नहीं पाए। और भारतीय चेक पोस्ट भी तबाह किए। मैंने कहा कि वहाँ का मीडिया, वहाँ के यूट्यूबर उस देश को उस पाताल में ले जाना चाहते हैं, उसको नष्ट करा देना चाहते हैं, ताकि उनके वीडियो के लाइक्स उन जगह बढ़ते रहें। उस झूठ में वो जिंदा हैं, मुब्तला हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने जब जेट पार ही नहीं किया, बॉर्डर्स पार ही नहीं किया और आपके प्लेन बाहर वहां नहीं गए, तो वो गिर कैसे गए, क्योंकि आपकी तरफ से कोई मिसाइल नहीं चला पाए, कुछ नहीं पाए। ये एक झूठ है जिसको हिंदुस्तान के कुछ इकोसिस्टम के लोग भी चला रहे हैं। यहाँ तक कि एक अखबार का मैं देख रहा था, एक रिपोर्टर ने उसको डालने की कोशिश की, कुछ अलग अलग विपक्षी पार्टियों के कुछ टुकड़ों के लोग, मैं उन पार्टियों से उनका कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन उनमें से उन लोगों ने दिखाने की कोशिश की, उन्होंने भी इसको ये खबर सुबह ही दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि उस झूठ को जिंदा रहना। पाकिस्तान झूठ से जिंदा है। अगर पाकिस्तान के यहाँ झूठ खत्म हो गया तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो ये उसका हिस्सा है। तीसरा, लोकेशन और मरने वालों की संख्या पाकिस्तान में अलग अलग बताई। पाकिस्तान ने 2 बजे कहा कि हमले 5 ठिकानों पे हुए, 3 लोगों की मौत हुई। उसके 3 घंटे बाद यानी सुबह 6 बजे उसने कहा, जो ISPR का डायरेक्टर जो अहमद शरीफ चौधरी है, भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइल डाली, जिसमें 8 नागरिक मारे गए, 35 घायल हुए और 2 लापता हुए। ये अलग अलग समय पर उन्होंने ये ट्राई की कि वो इस नैरेटिव को गढ़ सकें। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है पाकिस्तानी जनरल अब बोले, मैं ये कह रहा हूं कि किस समय चल क्या रहा है, आपको मैं वो पूरा आउटलुक देने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तानी सेना के अहमद चौधरी का फाइटर जेट ने एक दूसरे के स्पेस का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने उसके बावजूद भारतीय हमले का जवाब देने और चेक पोस्टों को नष्ट करने का दावा किया। पाकिस्तानी हवाई इलाके में 57 इंटरनेशनल फ्लाइट और कई घरेलू उड़ान थी जब भारत ने हमला किया। भारत ने हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। अब ये पाकिस्तान का रोना शुरू हुआ। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा, उनकी सेना ये समझ नहीं पा रही है कि इसका जवाब क्या दे, और जवाब नहीं देती है तो अपने देश में मरेगी, जवाब देती है तो हिंदुस्तान में मरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अमेरिका ने बोला था कि यह शर्मनाक है, ट्रंप ने कहा मुझे लगता है दोनों को पता था, दोनों लोगों को पता था कुछ होने वाला, वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये एक बेहद वाहियात और बेवकूफ़ाना बयान है, क्योंकि सदियाँ उसको बने हुए नहीं हुई है, उससे पहले ये अलग था, वो समझ नहीं पाए शायद।
जम्मू कश्मीर के सीएम ने फिर कहा कि हम में से कोई युद्ध नहीं चाहता, हम चाहते हैं स्थिति फिर से सुधरे, लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को अपनी बंदूकें नीचे रखनी होंगी। मुझे लगता है एक अच्छा सधा हुआ बयान है और वो ये समझ रहे हैं कि देश का मूड क्या है। लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर की इसमें मौत हुई थी, उसमें मुरीदके का जो मरकज तैयबा था उसमें जो हाई वैल्यू टारगेट था एक हाफिज अब्दुल मलिक, वो मारा गया है। ये जो है उनके स्ट्रेटजी को वो बनाया जाता था, सुरक्षा एजेंसियों के रडार पे था। और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी वो बाकी हैं। हम ये कह रहे हैं कि पिक्चर तो अभी बाकी है, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, कोई पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की फौज जो है वो क्या करेगी ये उसको भी नहीं पता, क्योंकि उसको जिंदा रहना है, और जिंदा रहना है तो उसको जो है बहुत ही ज्यादा। और सबसे बड़ी खबर यह है कि सुभान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में मौलाना मसूद अजहर ने खुद कहा है, बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट थी, कि उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए। ये पाकिस्तान की उसका झूठ का जवाब ये वही है। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं को सही से श्रद्धांजलि देता है जिनके पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों ने पूछे हैं सिंदूर उनके माथे से। हिंदुस्तान ने उसका जवाब दिया है और इस कार्रवाई को लगातार जवाब देगा, वो लगातार जवाब देता रहेगा अगर उसमें किया गया। मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान की फौज के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है इस वक्त, यानी खेल अभी शुरू होने वाला है, फिल्म अभी शुरू होने वाली है। मैं एक छोटी सी अगर आपको बता दूं कि इस देश के बारे में मुझे लगता है कि मुझे वो जानकारी दे देनी चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान आखिर ऐसा है क्यों। क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो जनता है, वो इस तरह से कैसे निर्मित हुई। क्योंकि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ, दुनिया के सबसे यूनिक देशों में से एक है जिसकी कोई मांग कभी 1 दशक पुरानी भी नहीं थी। यानी दुनिया में कोई ऐसा देश कभी नहीं बना इतिहास के आईने में जिसकी मांग को 10 साल भी ना हुए हों और उसको देश बना दिया गया हो। ये चूंकि पाकिस्तान को क्रिएट करने के लिए जिन्ना को अंग्रेजों ने तैयार, और जिन्ना खुद से तैयार था, जिन्ना अपनी उसके साथ था, लेकिन अंग्रेजों से उसको एक फायदा मिल रहा था क्योंकि उस समय दुनिया में कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई एक तकड़ी हो रही थी। अगर आप देखते हो तो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका एक बड़ा जो समाजवादी जो रुख था वो सब पूरी दुनिया की एजेंसियों की नज़र में था। तो अमेरिका और इंग्लैंड भी उनको जानते थे कि 1927 का जब उनका रूस का दौरा था उसके बाद ये माना गया, उनके यहाँ लिखा जाता है कि वो कंप्रोमाइज थे। उनको लगता है कि वो रशियन और उनसे जो है प्रभावित हो गए थे। अगर इसके बाद देखते हैं तो जब वो छोड़ रहे थे यहाँ से, अंग्रेज मजबूरी में ये देश छोड़ रहे थे क्योंकि उनको चलाना असंभव हो गया था, तो उनको इस पूरे इलाके में एक ऐसा चाहिए था जो रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक सके। अफगानिस्तान का हमेशा से यही हाल रहा क्योंकि अफगानिस्तान में अंग्रेज खुद अपने आप हमले करके 19वीं सेंचुरी में देख चुके थे। वहाँ से वो उनके नीति निर्धारकों ने कहा था कि आप अफगानिस्तान में तब तक ही बचे रहते हैं जब तक आप उनकी नज़रों से दूर रहें। तो वो इस तरह की स्थिति में उन पर यकीन नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान का एक देश तैयार किया जो वहाँ खड़ा था। तो लिहाजा जब वो देश बना तो उसको बजाय इसके कि उसका डेमोक्रेटाइजेशन होता, उसमें इंस्टीट्यूशंस इरेक्ट होते जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते, उसके पास बाहर से मनी आने लगी, बाहर से पैसा आया। यानी इंग्लैंड ने, और चूंकि उसका इंग्लैंड की भूमिका अमेरिका ले चुका था तो उन्होंने पैसा बनाया। 55 के बाद आपने देखा किस तरह से इस पूरे इलाके में, चूंकि उधर से रूस का प्रभाव बढ़ रहा था तो इधर से अमेरिका ने इस पूरे इलाके में 2 बड़ी ट्रीटी की जिसमें सीटो और सेंटो दोनों में पाकिस्तान शामिल हुआ। हिंदुस्तान ने मना कर दिया, हिंदुस्तान ने उसके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। तो लिहाजा अमेरिका का प्रेम बढ़ता चला गया। 1965 के वॉर में भी अमेरिकन सेंचुरियन और उन तमाम टैंकों से वो लड़ा था। पैटर्न टैंकों का उनका अमेरिका का अलग अलग, दोनों में एक बार उसने वो टैंक इस्तेमाल किए और 71 में दूसरे इस्तेमाल किए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पूरी ताकत मिल रही थी और पूरी जो पैसा था वो बाहर से आ रहा था। यानी पाकिस्तान को उसकी ज़मीन का किराया अमेरिका लगातार भर रहा था। इससे क्या हुआ कि उससे उन्हें अपनी इकोनॉमी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और पाकिस्तानी मिलिट्री को बैठे बैठे एक ज़मीन का किराया मिलने लगा। आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे पाकिस्तान की फ़ौज का
हिस्सा बढ़ने लगा, क्योंकि पैसा बाहर से आ रहा था, अंदर से पैसा पैदा नहीं हो रहा था। तो लिहाजा वहां के आदमी भी किसी डेमोक्रेटिक सेटअप की बजाय उस दिए गए आसान पैसे से अपने कुछ हिस्सों में बंटवारा करने लगे। तो एक पूरा सिस्टम वोडेरे टूटे नहीं, यानी जिस जो जमींदारों का जमींदारा तोड़ना था वो टूटा नहीं, वो डेवलपमेंट हुए नहीं, भुट्टो के नारे के बावजूद नहीं हुए, और पाकिस्तानी फौज के पास पैसा बाहर से आने लगा। तो जो फौज जिसको उपकृत करती थी वो सिस्टम खड़े होने लगे। तो डेमोक्रेसी के पैरेलल वहां 60s से ये शुरू होने लगा। 71 की वॉर के बाद शायद उस देश को होश के नाखून आते, उसको होश के नाखून वो चबाता पूरा देश, उससे पहले ही पाकिस्तान फिर दोबारा से अफगानिस्तान में रशिया घुस गया, और उसके बाद तो पाकिस्तान को जैसे लॉटरी लग गई। और पाकिस्तानी सेना में भी ISI उस समय एक छोटी सी उसका पार्ट हुआ करती थी, लेकिन उसको उन्होंने एक मेन की पॉइंट बना दिया, की पर्सन बना दिया, कि वो बना दिया कि इस चेन में वो भूमिका निभाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान में लाखों अरबों डॉलर जो है पंप होने लगे, जो अनअकाउंटेड थे, जो वाया गवर्नमेंट नहीं आ रहे थे। लिहाजा एक पूरी इकोनॉमी जो खड़ी हो सकती थी, जो देश खड़ा हो सकता था, वो धीरे धीरे मिलिट्री के कब्जे में आता चला गया। 79 के बाद का इतिहास, पूरा का पूरा इतिहास अमेरिका के हाथों में पाकिस्तान के खेलने का इतिहास है। और चूंकि उसका फ़ायदा जब उसको मिल रहा था, तो चूंकि इजी मनी जब किसी भी राष्ट्र पर आती है तो वो सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ता है। तो भारत के साथ उसकी नफरत जो उसके DNA में है, उसने उसको फलीभूत करने की कोशिश की। और ऐसा नहीं है कि वो 47 से 47 में सबसे बड़ा अटैक कर चुका। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में आतंक जो है 89 के बाद आया, 87 के बाद आया, वो सिर्फ झूठ के नैरेटिव को पेंट करना चाहते हैं। और वो उस तरह के पत्रकारों की मदद करते हैं जो वहाँ इस्लाम को ऋषि इस्लाम और तमाम तरह की चीज़ें बताते हैं, और जिनकी वीडियो से भारत के सैनिक मारे गए जो वीडियो बनाते हुए। तो इस तरह के पेंट ये होता है उनका। 1947-48 में जब उन्होंने कबायली घुसा दिए, तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि उस समय मैंने आपको बताया इतिहास का कि किस तरह से पाकिस्तान स्टडी सेंटर बने, पाकिस्तानी स्टूडेंट फेडरेशंस बनी, अल फतेह जैसे गुट बने, तो ये तो पहले हैं सबसे। और हमले हुए, बैंक लूटे गए, मकबूल भट्ट है, ये तो सब पहले के हैं। तो इनमें 87 का कोई लेना देना ही नहीं है। तो उसके बाद आप देखेंगे 90 तक वो चलता रहा। फिर उसके बाद जब भारत सरकार थोड़ा सा लिबरल हुई, इतने चोट खाने के बावजूद, तो भी आपने देखा कि वहाँ कारगिल हो गया। यानी चूंकि पैरेलल खड़ा हो चुका, और जो इस पूरे 50-60 सालों में पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के खड़े होने में जो नाकाम रहा, तो उन्होंने एक दुनिया ही अलग रच दी, जो ना अपनी हार के बारे में जानती है, ना बाकी दुनिया में क्या डेवलपमेंट है, क्या ह्यूमन राइट्स होते हैं, माइनॉरिटी राइट होते हैं, उनको कोई मालूम नहीं। वो एक अलग दुनिया में है। जिनको लगता है कि वो ईमान वाले हैं, वो यहाँ रहेंगे तो गाजी रहेंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो शहीद हो जाएंगे। यानी वहाँ उनको हूरे मिल जाएंगी, यहाँ उनको माले गनीमत में लड़कियां मिल जाएंगी, जो उनके वीडियो पे आजकल आप देखते हैं। उनके खिलाड़ी, उनके नायक, उनके नेता सब ये मांगते हैं। तो उस तरह से वो एक स्थिति बनी। जब 2021 में लग रहा था कि शायद अमेरिका के जाने के बाद ऐसा होगा, तो फिर वहाँ अतिवादियों की फिर फौज, जो असीम मुनीर टाइप, जो मौलाना असीम मुनीर है, जिसके पिता जो है एक मौलवी थे, इमाम थे, और ये खुद वहाँ रह के, यानी ये पहला जनरल होगा पाकिस्तान का जो खुद से ही हाफिज है, और जिसको बहुत शौक है कि बात बात में वो कुरान शरीफ की आयतों को कोट करता है। और इसीलिए उसको ये हालत हो गई। पाकिस्तान की एक छोटी सी मैंने आपको एक पैरेलल हिस्ट्री दी है कि आखिर वो ऐसा क्यों है, अपने ज्योग्राफिकल लैंड उछलने के लिए। खैर, मैं आपको इस पर और भी डेवलपमेंट देता रहेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप जो वीडियो देखते हैं, आपका मुझे बहुत स्नेह मिल रहा है, मैं उसके लिए बहुत आपका शुक्रगुजार भी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आपसे एक अनुरोध भी करता हूं कि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, इसकी रीच बढ़ाने में मदद मिलेगी, और ताकि और अच्छा कंटेंट हम लोग शेयर कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।